हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नीट विद्यालय पर। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर सेकंड, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारा थ्योरी पार्ट इसमें कवर होने वाला है, जैसे मैटर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट जिसे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्शन हम लोग आज कवर करेंगे। फिर न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। आज ही इसी लेक्चर में हम वेपर डेंसिटी और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस किस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। पीवाईक्यू देख लेंगे, मैट्रिक्स टाइप के, असर्शन रीजन, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट हम लोग चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। देखो भाई, थ्योरी पोर्शन है तो ये भी देखना होगा कि क्या इससे रिसेंट ईयर में हमारे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, और आए हैं तो किस तरह के आते हैं। फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है, जो कि सब हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 मोल कॉन्सेप्ट का हो चुका है और वहां पर हमने मोल क्या होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत डिटेल वीडियो है। जिसने नहीं देखा है वो वहां से जाकर के उसको कंप्लीट कर सकता है। देखिए, प्रॉपर नोट्स के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप जैसे क्लास 11th में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वहां भी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग मैटर से। शुरुआत यहीं से करते हैं कि मैटर क्या होता है। भाई देखो, मैटर हर उस चीज को कह सकते हैं, हर उस सब्सटेंस को बोल सकते हैं जिसमें मास होता हो और जो कहीं रखी जाए, या वो अपने स्पेस को जहां भी हो चारों तरफ वो कोई ना कोई जगह घेरता हो, उसे हम लोग मैटर बोल देते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बोर्ड है, एवरीथिंग जिसमें मास पाया जा रहा है और जो स्पेस कवर करता हो, जगह घेरता हो, उन सबको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली। जैसे फिजिकली क्लासिफिकेशन आपके सामने है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी कुछ नए क्लासिफिकेशन अब 2 और ऐड हो चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा और एक बोसाइंस्टीन। लेकिन मेन यही है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके बारे में हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में ज्यादा बातें होती हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, पानी है, लिक्विड हो गया, दूध हो गया, लिक्विड हो गया, गैस है, हवा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और सॉलिड हमारे आसपास की चीज है, पेन, कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी, पंखा, एसी, कूलर, एवरीथिंग इज अ सॉलिड, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसका बहुत कम होता है, और इनके मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनका शेप, साइज सब फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने पानी को बॉटल में डाला तो पानी बॉटल के शेप का आ गया, उसी लिक्विड को हम लोग बाल्टी में डाल रहे हैं तो वो बाल्टी का शेप ले लेता है। गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, वो जिस कंटेनर में जाएगा, जिस बर्तन में जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, उसी का शेप भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास है, आप पहले से भी जानते हैं। हम आते हैं मेनली बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की, जो हमारे लिए जरूरी है। वो एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। तो हम ये भी जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और फिर उसको फर्दर और कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्योर सब्सटेंस पर। देखो भाई, डिफिनेशन आपके सामने लिखी है, आप अपने नोट्स के लिए लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन प्योर सब्सटेंस होता क्या है, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आराम से सुनिए, ध्यान से, बिल्कुल मजे मजे से समझ में आने वाला है। प्योर सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है भैया, जो प्योर हो, शुद्ध हो, बिल्कुल मिलावट ना हो किसी भी तरीके का, जो एक ही तरह के, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। पानी, प्योर वाटर, गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। पानी कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, प्योर वाटर है। वो सब कैटेगरी किसकी कैटेगरी में आने वाला है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आने वाला है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा कंपेयर करके देखें तो प्योर सब्सटेंस और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं चाय, क्या चाय प्योर सब्सटेंस हो सकता है? क्या वो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना है? नहीं भैया, उसमें पानी भी डालते हो, दूध भी मिला दिया, चाय पत्ती भी डाल दी,
चीनी भी डाल दिया। देखो कितने तरह के अलग अलग पार्टिकल्स तुमने यूज किए हैं, तो चाय प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। दूध, अब आप कमेंट में बताना कि दूध क्या प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है कि मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आप प्योर सब्सटेंस समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसको एक लाइन में ऐसे याद करेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक लाइन में आप इसको याद रखिए, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनाओ। अब इसको फर्दर और कैसे क्लासिफाइड किया गया है, एलिमेंट्स। एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट का है, आप पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एलिमेंट जो एक ही तरह के एटम से बना होता है उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो भाई एक ही तरह का एटम है तो जाहिर सी बात है वो भी प्योर हुआ। कॉपर मैंने एग्जांपल लिख रखा है, सोडियम एग्जांपल लिख रखा है। कॉपर एलिमेंट में सिर्फ कॉपर का ही एटम होगा, सोडियम एलिमेंट है उसमें फिर सोडियम के ही सारे एटम होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे, कोई दूसरा एटम नहीं आएगा, कोई मिलावट वाला काम नहीं होने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। देखिए कंपाउंड की डिफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए। कंपाउंड बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट हो, उनके एटम आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हो, तो उससे हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां मैंने एक टर्म ऐड किया है न्यू सब्सटेंस का। क्या मीनिंग है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिया, अब दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। अब ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए। फिक्स रेशियो कंबाइन होने का मतलब 2 हाइड्रोजन का मास और 16 ऑक्सीजन का मास जब आपस में कंबाइन हुआ तो इससे वाटर बनकर के आ गया। अब वाटर एक न्यू सब्सटेंस है। न्यू सब्सटेंस से मीनिंग ये हुआ कि हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब ये कंबाइन हुए और वाटर बनकर के आया तो वाटर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी हुई, अपनी एक अलग आइडेंटिटी हुई, ठीक है। वो एक न्यू सब्सटेंस के तौर पर फॉर्म होकर के आ रहा है, उसी को हम कंपाउंड बोल रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल हैं, CO2 को ले लें हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन एक फिक्स रेशियो में जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने से हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसकी अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है, एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब इसी को अगर हम कंपेयर कर लें मिक्सचर के साथ तो और क्लियरिटी आ जाएगी, और यहीं से हमें मिक्सचर की डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। मिक्सचर का मतलब है कि हम अलग अलग तरह के सब्सटेंस को आपस में मिलाएं, लेकिन हमें एक न्यू सब्सटेंस रखने वाला, मतलब एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की आइडेंटिटी रखने वाला न्यू सब्सटेंस हमको नहीं मिलता है, कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। मिक्स होकर के हमें एक मिक्सचर मिलेगा, और ये जो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं उसमें एक कंडीशन हम लोग लगा लें तो बहुत अच्छी डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होने चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। अगर ये आपस में मिक्स होते हैं तो इससे मिक्सचर बनता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस मुझे नहीं चाहिए, ये रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते हैं, बस आपस में मिल जाते हैं और मिल करके हमें एक मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर देखो, एयर में कितनी सारी गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मोनो भी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पाया जा रहा है, ह्यूमिडिटी भी है, पानी है, नमी है, बहुत कुछ होता है हवा के अंदर। लेकिन कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होता है जल्दी, कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले रहा हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले रहा हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होता है, बस आपस में मिले हुए हैं और ये मिक्सचर बन करके आ गया, ठीक है। तो आपको मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड एक न्यू सब्सटेंस होता है, लेकिन मिक्सचर नॉट न्यू सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ हमको नहीं मिलने वाला है। अब ये जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत सिंपल टर्म में समझते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं भाई? मिलाने के बाद जब फेज यूनिफॉर्म हो जाए, फेज एक समान हो जाए, फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस,
ये एक जैसा हो जाए उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी लिया जो कि लिक्विड होता है, पानी लिक्विड, और हमने इसमें मिला लिया शुगर, और शुगर तुम्हें पता है कि वो सॉलिड है, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया अच्छे ढंग से। तो जब मिक्स किया तो हमें पूरा एक, मान लो पानी और चीनी मिलाया तो हमें शरबत मिल गया। अब वो पूरा लिक्विड के फॉर्म में है, यानी उसका फेज एक जैसा हो गया है, दोनों का फेज एक जैसा हो गया है। अब तुम चीनी के पार्टिकल अपने नेकेड आई से उसमें ढूंढ नहीं सकते हो कि तुम उसमें चीनी के पार्टिकल और पानी अलग अलग देख पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम इनके कंपोनेंट्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट मिला लो, नमक को पानी में हमने मिलाया, नमक घुल गया। अब आप मुझे ढूंढ के दिखाओ उसके अंदर नमक के पार्टिकल, क्या तुम नेकेड आई से देख सकते हो? नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तक नहीं दिखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को देखने में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तक का यूज करते हैं, तब जाकर के हमें उनके कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, तो हम कह सकते हैं भैया जो अच्छे ढंग से ना मिले अपने लैंग्वेज में, या हम कहेंगे कि जिनका फेज जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो एक तरह के फेज में नहीं आ पाते, एक समान नहीं बन पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पानी लिया और पानी में हमने बालू डाल दिया, सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, पत्थर डाल दिया। अब पानी में बालू तो घुलता है नहीं, और जो घुलेगा नहीं तो हमारी आंखें देख रही हैं कि हाँ भैया पानी मुझे अलग दिखाई दे रहा है, और सैंड यानी बालू के पार्टिकल, उसके कण मुझे अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन्हें नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से हम इनके कंपोनेंट्स को आराम से देख सकते हैं। इनके फेज कभी भी एक जैसे नहीं हो पाते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने जाना कि केमिकल कंपोजिशन में अगर हम चलते हैं तो एक सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आइए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर, जो है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम को लेकर के, मैटर को लेकर के एक थ्योरी रिप्रेजेंट की। उनका क्या कहना था, लिखा तो हुआ है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं कि जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि इनडिविजिबल हैं, डाल्टन्स का मानना था कि उनको फर्दर और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, या उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो इनडिविजिबल हैं, डिवाइड और नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल होंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे हाइड्रोजन, वो सब आइडेंटिकल होंगे, शेप में, साइज में, सब में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने भी एटम हैं सब आपस में आइडेंटिकल होंगे, शेप, साइज, एवरीथिंग में। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट लूं तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम, जाहिर सी बात है वो आपस में डिफरेंस भी रखेंगे। किसी का एटम छोटा होगा, किसी का एटम बड़ा होगा, और भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस रखेंगे। यही था डाल्टन्स का थ्योरी। और एटम को लेकर के उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के अंदर एटम ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है भाई, एटम एटम रिएक्शन करके वो कंपाउंड बन गया, एटम एटम रिएक्शन करके कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। हाँ, इस तरह से कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो हम रिएक्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन्स की थ्योरी थी। तो यहीं से हम एटम की डिफिनेशन बना सकते हैं। डिफिनेशन ये है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बात को ऐड किया जाए, क्योंकि छोटे पार्टिकल की अगर बात करें तो भाई एटम से भी तो छोटे पार्टिकल हैं, एटम के अंदर भी कई सारे पार्टिकल हैं, जाहिर सी बात वो उससे छोटे ही हैं। लेकिन यहां पर एक ऐड किया जा रहा है कंडीशन, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मैटर जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम एटम कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, सभी एलिमेंट के अपने एटम होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब आइए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? देखो, एटम एटम कंबाइन हो गए,
दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो गए आपस में, मॉलिक्यूल बन गया H2N2O2, CO2, वाटर H2O2, H2SO4। बहुत सारे एग्जांपल हो गए, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल ही तो हैं जब एटम एटम कंबाइन होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है, ये बताना भी जरूरी होता है, इससे थोड़ा हमारा अपना रिवाइज हो गया। हम छोटे छोटे डिफिनेशंस जो क्लियर नहीं होते थे वो हमको क्लियर हो जाएंगे, जो कि आगे जब बेस स्ट्रांग होता है तो न्यूमेरिकल्स लगा रहे होते हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो काफी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे धीरे धीरे मास की तरफ। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के साथ रिलेट करके बताना है। मतलब अगर कोई एटम है, अब मुझे उसका मास रिप्रेजेंट करना है, मुझे उसके मास के बारे में बताना है, तो कोई हम एक ऐसा स्टैंडर्ड एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिससे रिलेट करके, जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको, उसके मास को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे स्केल बन सकते थे, हाइड्रोजन को लेकर के स्केल बन सकता था, ऑक्सीजन को लेकर के स्केल बना होगा, लेकिन जो अभी मॉडर्न, जिसको आईपीएससी ने अप्रूव किया हुआ है, वो कार्बन 12 एटम को लेकर के बनाया गया है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये जो कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 आइसोटोप, इसको एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मानते हैं। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट क्यों मानते हैं, मैंने आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इसका आइसोटोप जो कार्बन 12 है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचर में पाया जाता है, और ना तो बहुत रिएक्टिव है, ना बहुत इनर्ट है, मॉडरेट है। ठीक है, इन सब की वजह से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इन सब वजह से, इन सब रीजंस की वजह से हम इसे एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मान के चल रहे हैं, और डिफिनेशन में हम उसी का यूज कर रहे हैं। तो आइए रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर मुझे किसी एटम का मास बताना है तो मैं कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में कैसे बताऊंगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास रखना है और उसको डिवाइड करना है 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो मास होता है एक एटम का, उसको रखना है और 1/12 से यहां मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होता है, ये पहले लेक्चर में बता चुके हैं, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। लेकिन देखो, इतना कंफ्यूजन में हमको पढ़ना नहीं है, मैं आपको अभी ये बहुत सिंपल कर देने वाला हूं। अभी जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम बोल सकते हैं मास नंबर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये असल में न्यूक्लियॉन्स का नंबर है। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर उन दोनों का सम कर दिया जाए तो वही न्यूक्लियॉन की संख्या कहलाती है। उसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे अगर ये टर्म आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसी को एक्चुअल में हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है, या इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, मास नंबर बोल दे रहे हैं। तो फॉर्मूला देख लीजिए, इसके जगह पर और भी स्केल यूज किया जा सकता है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये सब भी स्केल यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फाइनल जो अप्रूवल है, स्टैंडर्ड है, वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही डिफिनेशन बतानी है रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो ये तो जानने के लिए भाई फॉर्मूला हो गया, लेकिन दिमाग में क्या रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता सिवाय मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर किसे बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ये हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आइए नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ये किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है, ठीक है, एक तरीका है। क्या होता है फॉर्मूला देखो, एक AMU में होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हम कार्बन 12 का 12 हिस्सा कर लें और 12 हिस्सा करके एक हिस्सा उठाएं, उसका जो मास होगा वो एक AMU के बराबर होता है, ठीक है। निकाल के देखते हैं कितना होता है, 1/12 इंटू कितना होता है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 द पावर माइनस 24 ग्राम के आसपास आ जाता है। ये आ गया 1 AMU के बराबर। 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है 1.66 इंटू 10 द पावर माइनस 24 ग्राम। अब मैं इसको आपको एक्चुअल मीनिंग समझाता हूं क्या है। देखो, जैसे मान लो ये कार्बन 12 है, कार्बन 12 का एक एटम है। अब मैं इसके 12 टुकड़े कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और इसी में बना लेते हैं 11 12। देखो 12 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मैंने 12 टुकड़े कर लिए। ठीक, इसका कोई एक हिस्सा ले लो, जैसे मान लो मैंने एक हिस्सा ये ले लिया। ठीक, यही हो गया 1/12 पोर्शन। ठीक, इसी पोर्शन को हम बोल देंगे बस 1 AMU। अब 1 AMU की जगह पर इसको सिर्फ U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से। AMU दिखा लो या U से। U का मतलब हो गया यूनिफाइड मास, U का मीनिंग हो गया यूनिफाइड मास। ठीक है, तो आपको बस 1 AMU की वैल्यू याद रखना है, किसी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है। ठीक है, अब ये तो आप वैल्यू समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, 1 AMU में कितना ग्राम होता है ये पता चल गया, 1 AMU का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब के कंफ्यूजन से क्या बचना है और आपको क्या चीजें याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका आपको मास बताना है। एक एटम का ही बताना है, लेकिन कार्बन के एक एटम का आपको मास बताना है। आपको मास नंबर तो याद होगा, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, आपने याद भी किया होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो आपने 12 लिख दिया। अब 12 क्या, 12 AMU। ठीक है, 12 AMU, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12U। ठीक है, ये एक यूनिट है AMU, क्योंकि एक एटम तो बहुत छोटा है ना, उसका मास तो बहुत कम होगा, तो बहुत कम होगा तो मैं ग्राम में कैसे बता पाऊंगा। तो इसलिए एक बहुत छोटी यूनिट बनाई गई है जिसे हम AMU कह रहे हैं। तो हम किसी भी मास नंबर में, या जो रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है, या जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पढ़ रहे हैं, बस उसी में आगे आपको U जोड़ना है, AMU ऐड करना है, वो बन जाएगा एक एटम का मास। जैसे सपोज दैट हम आपसे बोले, इसी में देखो, मान लो मैं आपसे कहूं कि एक एटम, 1 एटम ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, इसका मास बोलो कितना हो जाएगा। इसका मास हो गया 16, आगे क्या लगा दूंगा, U या AMU। तो ऑक्सीजन का एक एटम तो बहुत छोटा है ना, तो उसका मास भी बहुत कम होगा। अगर मैं U को, यानी इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर तुम इसको ग्राम बनाना चाह रहे हो तो 1.66 इंटू 10 दी पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 दी पावर माइनस 24 कितना वैल्यू कम है, यानी एक एटम का वैल्यू बहुत कम आने वाला है, बहुत कम मास होता है, 10 दी पावर माइनस 24। ठीक है, इसीलिए हमने उस यूनिट को छोटा किया है, AMU में लिख रहे हैं। अब इसी को हम और देखो दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, बस आपको यही चीज समझना है। मैं कह रहा हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आपको वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। मैंने कंडीशन लगा दिया, एक मॉलिक्यूल। अच्छा, वाटर का तुमने मोलर मास याद रखा है, मॉलिक्यूलर वेट याद कर रखा है, कितना याद कर रखा है, हाइड्रोजन का 2 गया, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो 18 क्या, 18 AMU या 18U। आई बात समझ में। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा, उसका मास भी बहुत कम होगा। तो कितना कम होगा, 18, तो मास नंबर हमें याद है, तुम्हें बस U जोड़ना है आगे, वो 18 AMU कहलाएगा। अगर तुमसे कोई कह दे नहीं मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास ग्राम में ही चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, बस सिंपल सा 1 AMU के वैल्यू का यहां मल्टीप्लाई कर देना है। 1.66 इंटू 10 दी पावर माइनस 24 ग्राम में कन्वर्ट हो गया अपने आप। ठीक है, लेकिन वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसका तुम्हें मास बताना है। बोलो भाई, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 17 होता है। तो 17 क्या, 17U या 17 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, इसका मास भी बहुत कम आएगा। कम यूनिट मतलब छोटी यूनिट बनाई गई है किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन से भी, और जो मैंने लास्ट में बताया बस वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैल्यू याद रखनी है कि एक AMU कितने के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट,
अब देखो यहां क्या लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सा मीनिंग है, अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स इन ग्राम, तो बस वही हो गया ग्राम एटॉमिक मास। या मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं, मास ऑफ 1 मोल एटम, इसी को हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब थोड़ी सी कहानी बदली है, समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी तक हम बात कर रहे थे एक एटम के मास की, एक मॉलिक्यूल की मास की। अब हम बात करेंगे एक मोल एटम के मास की। याद करिए, इसी को हम मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास, यानी हम एक मोल की बात करेंगे। तो एक मोल तो संख्या में ज्यादा हो गया ना। जैसे मान लीजिए मैं एक मोल कार्बन के बारे में बात करूं, एक मोल कार्बन के, इसके मास को निकालते हैं। चलिए, एक मोल में कितना कार्बन होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। पहले तो एक मोल में इतना कार्बन हो गया। अब एक कार्बन का मास कितना है, 12 क्या, एक कार्बन का मास 12 U, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक AMU की वैल्यू लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब इस साइड आप देख सकते हैं कि हमने पूरा एक मोल लिया। एक मोल कम नहीं होता, 10⁻23, 23 जीरो बहुत ज्यादा है। तो जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल ले लोगे या इतने ज्यादा एटम ले लोगे, तो जाहिर सी बात है अब तो वजन पकड़ेगा। अब तुम उसको नाप भी सकते हो आराम से। नॉर्मल जो हमारे पास तराजू होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, अब उसमें भी वो मीजर होने लग जाएगा। अगर मैं एक मोल ले लूंगा, तुम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, अप्रॉक्स वैल्यू फिर से 12 ही आने वाला है। लेकिन अब वो किस में आएगा, पूरा ग्राम में आएगा, 12 ग्राम। अब ये कितना इजी हो गया है कि अगर मैं एक एटम को पूछूं तो वही मास नंबर रहेगा, लेकिन U लगा देना है। लेकिन अगर एक मोल एटम का पूछूंगा तो मास नंबर वही रहेगा, बस आगे आपको ग्राम लगा देना है। इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम या मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहूं यहां पर कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास तुम्हें निकालना है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास। चलो, क्या होगा 1 मोल ऑक्सीजन का मास, 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई, 6.02 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है एक एटम का, 16। लेकिन मैंने एक एटम नहीं लिया, एक मोल लिया है, तो एक मोल और एक का मास रखा। अच्छा, उसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आएगा 16 ही आएगा। लेकिन अब किस में आने वाला है, वो ग्राम में आने वाला है। अब मैं जैसे पूछ रहा हूं, मेरे साथ साथ बताते चलिए। मैं आपसे कहूं कि एक एटम फास्फोरस का मास कितना होगा, तो एक एटम फास्फोरस का मास होगा 31 U। आपको एटॉमिक मास याद है, मास नंबर याद है, आपने 31 U बोल दिया। लेकिन मैं कहूं एक मोल फास्फोरस एटम का मास कितना होगा, बस आप वही मास नंबर रखेंगे, बस आगे ग्राम लगा देना है, 31 ग्राम। बस इतना सा आपको काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास, एक एटम का मास आपसे पूछूं, तो आपने कहा भैया मुझे याद है, मास नंबर याद कर रखा आपने, एटॉमिक मास याद कर रखा है आपने, 14। तो 14 क्या, 14 AMU। लेकिन मैं आपसे कहूं एक मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, तो एक मोल नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 ग्राम। मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि वो नंबर है, न्यूक्लियॉन्स का नंबर है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब मुझे उसे मास में बताना है, तो मैं यूनिट बस चेंज करूंगा। एक एटम का पूछेगा तो AMU लगाऊंगा, अगर एक मोल का पूछूंगा तो ग्राम में लगा करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो यहां पर भी लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होने वाला है, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है भाई, तो एक मोल में तो बहुत ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए ना, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट याद हो जाना चाहिए था पहले लेक्चर के बाद, 44, एक का 44 हो गया। 44 क्या, AMU होता है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, 10⁻24 ग्राम। जब सब मल्टीप्लाई करोगे देखोगे अप्रॉक्स वैल्यू फिर से 44 ही आने वाली है। लेकिन ये जो 44 आएगी वो क्या आएगी, ग्राम में आएगा।
जैसे मैं आपसे कहूं अमोनिया, अब डायरेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल कर दिए ना, अब डायरेक्ट करते हैं। अमोनिया, एक अमोनिया का मास कितना होता है? 17 U, या एटॉमिक मास यूनिट। मैं कहूं एक मोल अमोनिया का मास कितना होगा? 17 ग्राम। बस आपको आगे ग्राम जोड़ना है, वही मोलर मास होता है। वाटर का मोलर मास आपसे पूछा जाए 18 ग्राम। एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मास बताइए, तो 18 U। ठीक है, बस एक का पूछे तो एटॉमिक मास यूनिट, मोलर पूछे यानी एक मोल का पूछे तो ग्राम लगा देना है। ठीक है, मास ग्राम में आ रहा है, मतलब मोल ले रहे हैं हम लोग, मोलर मास ले रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट आते हैं एवरेज मास के ऊपर। एवरेज मास निकालते हैं। एवरेज मास किसके लिए निकाला जाता है? देखिए यहां मैंने लिख रखा है कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप। तो एक एग्जांपल से ही पकड़ लेते हैं इसको और समझते हैं कि कैसे एवरेज आइसोटोप के लिए एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं क्लोरीन के दो आइसोटोप ले रहा हूं। एक क्लोरीन है हमारे पास 35 होता है और एक क्लोरीन होता है हमारे पास 37। ठीक है, 35 उसका एटॉमिक मास, 37 उसका एटॉमिक मास। ये पाया जाता है आपका 75% और क्लोरीन 37 पाया जाता है 25%। अब अगर आपको इसमें पूछ दे कि मुझे एवरेज मास निकाल के बताओ, तो यहीं से फॉर्मूला हम लोग बनाने वाले हैं। क्या करना है आपको कि जितने भी आइसोटोप हैं, जैसे पहला आइसोटोप ये है 35, उसका आपको एटॉमिक मास लिखना है, इनटू करना है उसके परसेंटेज में 75 में, प्लस फिर उसके बाद दूसरा आइसोटोप लेना है 37 और उसके परसेंटेज में आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है जितना टोटल परसेंटेज है। जैसे 75 प्लस 25 तो कितना हो गया? 100। अब आपको यही काम करना है, 35 में 75 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 37 में 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड करके 100 नीचे है डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब हो सकता है कि ये परसेंटेज में ना दे रखा होता ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि क्लोरीन 35 जो है वो 0.75 में है। ठीक है, और क्लोरीन जो 37 है वो 0.25 में है। तो फिर आप इसको कैसे एवरेज मास निकालने वाले हैं? तो अब आपको बस क्या काम करना है, सेम वही चीज करनी है, बस आपको डिवाइड नहीं करना होगा परसेंटेज से, क्योंकि अब इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा है। काम वही करना है, मास लेना है 35 और जितना अमाउंट दे रखा है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है, 37 लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से। अब आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, जैसे यहां परसेंटेज में था तो डिवाइड कर रहे थे 100 से, बस आपको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है और इस तरह से आपका एवरेज मास निकल करके आ जाएगा। बहुत फ्लो में थे।